हाय एवरीवन। मैं हूं शिफाली गिरदरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स्ट। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर जीएसटी टैक्स पेयर को इसे एक बार ज़रूर देखना चाहिए। बहुत सारे अलग अलग प्रोविजंस हैं जीएसटी के और उसको लेके अक्सर कुछ कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। कई बार हम बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स की व्यूज़ सुनते हैं तो हम बिल्कुल एक बहुत बड़े एडवोकेट, हम बिल्कुल एक हरीश साल्वे बन जाते हैं प्रोविजंस में घुस के जीएसटी के कि अच्छा इसमें तो ये होना चाहिए, इसमें वैसा होना चाहिए। रीसेंट जजमेंट आया है भारतीय एयरटेल के केस में और वो बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए आई ओपनर है जो एक्चुअली कई बार अपने बिज़नेस को छोड़ के बिजनेसमैन की जगह ना एडवोकेट और लॉयर बनने की सोच लेते हैं, कुछ लोगों की व्यूज़ सुन के या कुछ वेबिनार्स देख के, कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस देख के। तो ये एक आई ओपनर है उन सब लोगों के लिए जिन्होंने एक सपना बना रखा है कि हम कंप्लायंस नहीं करेंगे, हम सीधा गवर्नमेंट से दो दो हाथ करेंगे, कोर्ट में जाके अपना केस लड़ेंगे क्योंकि लॉ की ड्राफ्टिंग में ये प्रॉब्लम है, एक्चुअल में ये हुआ था, प्रैक्टिकली वो हुआ था। ये जजमेंट उन सारे लोगों के लिए। कई बार हम लोग भी बहुत सारे वेबिनार सुनते हैं तो बहुत सारे अलग अलग व्यूज़ आते हैं कि उस समय तो ये सिनेरियो था, वैसा सिनेरियो था, लॉ में ये लिखा है, वो लिखा है। अल्टीमेटली एज अ टैक्स पेयर आपका मकसद क्या है? अपना बिजनेस चलाना है आपको या आपको कोर्ट में जाके केस लड़ना है? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे जो आज आपको लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत लाइट ले लेते हैं कंप्लायंसेस को। और कई बार हम लोग किसी की बात सुन के कि अच्छा इन्होंने तो बोला ये प्रोविजन अल्ट्रा वायरस है तो मैं क्यों फॉलो करूँ। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। एक कंप्लायंस जो मंथली है उसको आप ठीक से फॉलो करना आपको ज़्यादा आसान लगता है या कई कई साल आपको जो है कोर्ट के केसेस में धक्के खाना ज़्यादा आसान लगता है। अब भारतीय एयरटेल के केस आपके लिए आई ओपनर क्यों है? क्योंकि वो बहुत सारे फैक्ट्स और वो बहुत सारे कमेंट्स जो कई बार बहुत सारे एक्सपर्ट्स देते, तो हो सकता है उनमें से कुछ खुद मैंने भी दिए हूँ आपको। वो सारे सारे फैक्ट्स एक तरीके से सिरे से खारिज कर दिए हैं कोर्ट ने। अब आपको एक चीज़ समझनी है कि अगर आपको बहुत ही मतलब आई विल से कि गवर्नमेंट से जाके कुछ अपना ठीक कराना है ना, लॉ के हिसाब से, किसी भी हिसाब से, तो फिर आपको केन या वोडाफोन के लेवल पे जाके ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्राज वहाँ जाके कुछ कराना पड़ेगा, तब आपका कुछ भला हो सकता है। राइट? अगर उतनी आपके अंदर ताकत है और उतने पैसे, उतना टाइम और उतनी रिसोर्सेज हैं आपके पास लड़ने के लिए तो। वरना आपके लिए दूसरा ऑप्शन क्या है? आपके लिए दूसरा ऑप्शन ये है कि अपने सारे कंप्लायंस हर महीने तरीके से, तमीज़ से चुपचाप करो। आप खुद करो, किसी अच्छे कंसल्टेंट को हायर करो और बाद में लाखों की जो आप लिटिगेशन फ़ीस पे कर रहे हो उसकी बजाय ये है कि आप अच्छे से अपने कंप्लायंसेस पे फोकस करो। इस वक्त जीएसटी में कुछ भी नहीं है, इट्स ओनली एंड ओनली कंप्लायंसेस। कंप्लायंसेस के अलावा जीएसटी में इस वक्त कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुश्किल हो। हाँ, अगर आप कंप्लायंसेस नहीं करते तो आपके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, फिर उसका कोई अंत नहीं है, अनंत काल बन चुका है फिर उसके अंदर, क्योंकि इतने सारे राइट्स हैं ऑफिसर्स के साथ में। ऑल्दो मैं इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई नहीं करती कि बहुत सारे केस में जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स होते हैं वो भी फंस जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे सिम्टम्स हैं वो कई बार एक फ्रॉडस्टर के सिम्टम के साथ मैच कर जाते हैं और कई बार कुछ जेन्युइन इश्यूज़ भी होते हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी ये सजेस्ट करूँगी कि हर जीएसटी के कंप्लायंस को ये अपना रूल बना लो कि पहले कंप्लायंस होगा उसके बाद कुछ और होगा। 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भारतीय एयरटेल के केस ने आंखें खोल दी हैं बहुत सारे लोगों की। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहले हाई कोर्ट का जजमेंट था उसको उन्होंने रिवर्स कर दिया और उन्होंने आपको क्या बताया है वो आपको गांठ बांधने वाली बात है। और मुझे लगता है कि आगे तक जीएसटी का जो एक कंसेप्चुअल जो एक फॉर्मेट है वो ले डाउन करेगा ये केस कि किस तरीके से आपको कोर्ट में जाकर ट्रीटमेंट मिलने वाला है। सबसे पहली बात, काफ़ी सारे लोग ये चीज़ बोल देते हैं कि अच्छा हमारा कंप्लायंस 2017 में इसलिए नहीं हो पाया था, 17-18 इनिशियल ईयर्स में, क्योंकि उस वक्त 2A नहीं बना था, हम लोग क्रेडिट कैसे लेते, हम लोग ठीक से इसलिए क्रेडिट नहीं ले पाए, ये वो बहुत सारी चीज़ें। कोर्ट ने कहा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए 2A एक फैसिलिटेटर था उस वक्त। ठीक है, अच्छा उसमें वो ऑटो पॉपुलेट होता है, बहुत अच्छी बात है, अब तो मैंडेटरी कर दिया गवर्नमेंट ने कि ऑटो पॉपुलेट होगा तभी ले सकते हो। उसने कहा लेकिन आप आईटीसी लेने के लिए, अपना आईटीसी पता लगाने के लिए आप 2A पे डिपेंडेंट नहीं हो। आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओ भैया, तुम्हारे इनवॉइस आते हैं, तुम रिकॉर्ड करो। एंड उन्होंने कहा भारतीय एयरटेल जैसी ऐसी कंपनी तो क्या 2A में देख के तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा क्या क्रेडिट है? आप किससे परचेज कर रहे हो, आपका इनवॉइस आ रहा है, आपको तब नहीं पता चलता क्या परचेज है आपकी। याद रखिए ये मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ जब तक 2A 2B ऑटो पॉपुलेट नहीं होते थे। और उस वक्त काफ़ी सारे लोग ये प्ली देते हैं कि यार जो आपने मैकेनिज्म लिखा था कि ऑटो पॉपुलेट होगा, जीएसटी लॉ के अंदर ये होगा वो नहीं हुआ, इसलिए टैक्स पेयर अपना क्रेडिट नहीं ले पाया क्योंकि उसको ऑटो पॉपुलेट हुआ ही नहीं। उन्होंने कहा ऑटो पॉपुलेट नहीं हुआ तो क्या, ये पता है लाइन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? सिर्फ इस केस के लिए नहीं, एक्चुअली जो जीएसटी का प्री जीएसटी एरा है ना उसके लिए बहुत सारी चीज़ों में हम लोग ये बोल देते हैं कि उस वक्त ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, जो सेक्शंस थे वो तो एप्लीकेबल नहीं हुए थे पोर्टल पे, तो मुझे सारी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, मेरे ऊपर लिमिटेशन पीरियड भी नहीं लगना चाहिए, मेरे को जो रिटर्न्स हैं उनको भी अनंत काल तक एडिट करने का मेरे को राइट मिलना चाहिए। कोर्ट ने सब कुछ खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा आपको ऑटो पॉपुलेट नहीं हुआ था, जीएसटीएन पोर्टल पे जीएसटी का मैकेनिज्म नहीं चल रहा था, तुमने परचेज किया, तुम्हारे पास तो इनवॉइस था,
तुम्हें तो पता था ना तुम्हारा इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है, तो आप अपने परचेजेस के बेसिस पे, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पे क्रेडिट लो ना। आप ये प्ली नहीं, उन्होंने कहा कि ये बहुत ही फिल्मजी, उन्होंने कहा कि ये बहुत ही मतलब नाटकीय है, एक आर्ग्यूमेंट है टैक्स पेयर की तरफ से कि मेरा 2A के अंदर उस समय तक 2A चला नहीं था। उन्होंने कहा कि आपने परचेज की, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो, उसमें देख के इनपुट टैक्स क्रेडिट लो। ये थोड़ी है कि आप ये बोलोगे अच्छा 2A ऑटो पॉपुलेट नहीं हुआ तो मुझे क्रेडिट नहीं लेना। तो इस केस में भी हुआ ये था कि क्रेडिट था बट उनको पता नहीं चला, ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहा था जो उनका कहना है, इसलिए उन्होंने कैश लेजर से पे कर दिया और फिर उसका बाद में वो क्रेडिट लेना चाहते थे। लेकिन टाइम बार्डनेस, सेक्शन 16(4) की जो टाइम बार्डनेस है उसके लिए मैंने देखा है बहुत लीनियंट व्यूज़ आते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि नहीं आप ले लो ले लो ले लो, बाद में भी ले लो। मैं आपको फिर से ये चीज़ बोलूँगी कि जो मेरा एक थॉट प्रोसेस है कि गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है, CBIC बहुत स्ट्रिक्ट है, कोर्ट भी बहुत स्ट्रिक्ट है। अब कोर्ट ने भी दिखा दिया कि वो भी बहुत स्ट्रिक्ट है। तो 16(4) की जो टाइम लिमिटेशन है कोई मजाक नहीं है, दैट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, उसको आपको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। उन्होंने कहा कि आपको साफ साफ लिखा हुआ है, इवन सेक्शन 37, 38, 39 तीनों में लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि सेक्शन 39 में भी लिखा हुआ है कि एक टाइम पीरियड के बाद आप अपनी गलतियों को ठीक नहीं कर सकते। अगर आपका कुछ क्रेडिट लेना रह गया है तो उस टाइम के बाद आप वो क्रेडिट नहीं ले सकते। और मैं इसी ग्राउंड पे आपको कह सकती हूँ कि वो हज़ारों लोग जिन्होंने RCM का क्रेडिट ले रखा है, जिसके लिए हम लोग भी लिटिगेशन का वेट करते हैं और बहुत सारे टैक्स पेयर भी वेट करते हैं, क्योंकि इधर उधर उसने जब भी सुना उसको ये बोल दे कि ये तो रिवेन्यू न्यूट्रल है, कोर्ट में जाके छूट जाएगा। लेकिन कोर्ट में कौन जाएगा? कि आप जाओगे? और जैसे कि इस केस में बिल्कुल रिवर्स डिसीजन आ गया। अब अगर इस केस में भी रिवर्स डिसीजन आ गया तो क्या होगा उन सब लोगों का जिन्होंने उस समय क्रेडिट ले लिया? तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है। ये उनका सेकंड आउटकम था कि जो सेक्शन 16(4) की टाइम लिमिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप सब लोगों को फॉलो करना है। उसको हम लोग मजाक नहीं समझ सकते, उसको हम लोग ये नहीं समझ सकते कि अच्छा उस समय पोर्टल नहीं चल रहा था, ये था वो था। उन्होंने कहा आप अपने हिसाब से लो। तीसरी उन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ बोली कि पोर्टल पे कोई चीज़ उस समय ऑटो पॉपुलेट हुई थी या नहीं हुई थी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो आपको फिर भी मेंटेन करनी थी। तो ये जो एक आर्ग्यूमेंट है काफ़ी लोगों का, वो भी उन्होंने एक तरीके से ख़त्म कर दिया। सो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत बड़ा आई ओपनर है, मैं ये चीज़ बोलूँगी। और इनपुट टैक्स क्रेडिट को बिल्कुल भी आप लाइटली नहीं ले सकते। मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी कि अब आपको हर महीने रिकन्सिलेशन करना होगा। जब GST नया नया आया था तब मैं सब लोगों को यही समझाती थी, सारी वेबिनार्स में हमेशा ही बोलती थी कि आपको हर महीने रिकन्सिलेशन करना है। मैं आज भी वही चीज़ बोल रही हूँ, हर महीने आपको रिकन्सिलेशन करना है। लेट फीस पे भी आप देखिए, GST 1 की लेट फीस के पुराने केसेस अब खुल रहे हैं, तब भी कई लोग कहते थे कि पोर्टल पे नहीं लग रही तो क्या लेट फीस लगेगी? मैंने क्या, लॉ के अंदर लिखी हुई है तो लगेगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, पोर्टल पे कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, वी नीड टू गो बाय लॉ। और टाइम बार्डनेस जो है उसको हमें बहुत ही स्ट्रिक्टली टेकअप करना है। हम लोग कोई भी बहाना लेकर अब नहीं चल सकते। तब से लेके अब तक प्रोविज़न में बहुत बदलाव आ गया है। तो अब तो खैर इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको 2A और 2B में देख के लेना होता है। मैंने अभी भी देखा है कि कई लोग ये बोलते हैं कि नहीं 2A 2B की ज़रूरत नहीं है, आप ले लो। मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी कि अगर एक चीज़ गवर्नमेंट ने रूल में लिखी है, चलो हो सकता है वो रूल अल्ट्रा वायरस हो, ठीक है, क्या आपके लिए उसको अभी फॉलो करना इम्पॉसिबल है? क्या वो इतनी अजीब और इतनी स्ट्रिक्ट और इतनी मतलब अजीब चीज़ है कि आप उसको कर नहीं सकते? इफ़ इट इज़ फॉलोबल, अगर वो ऐसा है कि जिसको आसानी से फॉलो किया जा सकता है, यार आपको क्या करना है, हर महीने के एंड में अपनी रिटर्न तो ठीक फाइल करनी है ना, आपके वेंडर्स की रिटर्न ही तो चेक करनी है ना। तो अगर वो ठीक से फाइल किया जा सकता है तो फिर बजाय लाव लश्कर के साथ ये बोल के कि नहीं ये तो अल्ट्रा वायरस है, इसको तो गवर्नमेंट कर नहीं सकती, इसका तो कोर्ट में जाएंगे केस लड़ेंगे। ऑब्वियसली हम सब लोग बिजनेस करने के लिए बैठे हैं, कोर्ट केस लड़ने के लिए नहीं बैठे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर 10 पैसे कंप्लाइंस पे खर्च करके आप अपने लाखों रुपए और अपना लाखों रुपए की टेंशन टाइम बचा सकते हो, क्योंकि पेनल्टीज़ आगे जाके जो इंटरेस्ट है या जो लिटिगेशन है, हो सकता है उसकी कॉस्ट इतनी हो कि आपका बिजनेस भी लेके बैठ जाए पूरा का पूरा, ये तक पॉसिबिलिटी है। तो फिर अपने आप को उस चीज़ में क्यों रिस्क में रखना? तो मैं हमेशा से वही सजेशन सबको देती आई हूँ, कंप्लायंस करो 99% तक, जहाँ तक आप कर सकते हो। जब तक कोई बहुत बड़ा कारण ना हो कि भाई पॉसिबल ही नहीं था, तब चलो एक अलग चीज़ है, लिटिगेशन में जाना पड़ेगा, जो भी कुछ है। लेकिन जब तक ऐसा ना हो कि बहुत ही इम्पॉसिबल वाली चीज़ है, अपने कंप्लायंसेस करो। मैं अगेन वही चीज़ बोलूँगी कि 10 पैसे कंप्लायंस पे खर्च करना ज़्यादा अच्छा है, बाद में फालतू की टेंशन लिटिगेशन की लेने की। और लिटिगेशन में जाके आज तक किसका भला हुआ है मुझे नहीं पता। वोडाफोन का आप एक्सट्रीम केस देख सकते हैं, इतने साल उनको लग गए, कोर्ट में केस जीत गए, सुप्रीम कोर्ट में केस जीत गए, गवर्नमेंट ने टैक्सेशन लॉ को रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज कर दिया। उनको फाइनली फ़ायदा कब मिला? जब वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्राज में गए, वहाँ से इंटरनेशनल कोर्ट ने बोला
कि भाई इनका नहीं बनता था कंपनसेशन, तो गवर्नमेंट ने उनको सारा पैसा वापस करने के लिए रेडी हो गई। लेकिन अब यही सोचना है कि भैया हमारे पास क्या इतने पैसे हैं कि हम हर साल जैसे एडवोकेट की फ़ीस पे कर सकें, और फिर इंडियन कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ ना हुआ 10 साल वेट करके फिर हम इंटरनेशनल कोर्ट तक जाके कुछ कर सकें, क्या हमारे पास ऑप्शन भी है इन सब चीज़ों का। तो इसलिए मैं ये चीज़ बोलूँगी कि देखो बहुत बड़ी बड़ी फिल्म सी चीज़ें होती हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं दूर से देखने में, बट एज ए बिजनेसमैन हमें ये देखना है कि कम से कम एफर्ट और अपने बिजनेस को कम से कम रिस्क में डाले हुए हम लोग कैसे उसके कंप्लायंसेस को सही तरीके से रन कर सकते हैं। इसके 5 टिप्स मैं आप लोगों को दूंगी। एक तो अपना मंथली रिकन्सिलेशन करो, आपको थोड़ा मुश्किल लगता होगा लेकिन प्लीज़ करो। आपका मंथली रिकन्सिलेशन जो आपको फिर लिटिगेशन में जाके जितने धक्के खाने पड़ेंगे ना, वो चाहे कितना भी मुश्किल हो आपका रिकन्सिलेशन, लेकिन उससे कम मुश्किल होगा। सेकेंड थिंग, अपनी जो रिटर्न है, रिटर्न्स को बिना कंप्लीटली चेक करे और बिना उसकी फिगर को आप आई विल से क्रॉस वेरीफाई किए कभी भी अपनी रिटर्न फाइल ना करो, चाहे वो GSTR 1 हो चाहे 3B हो। GSTR 1 और GSTR 3B को हर महीने मैच करो। GSTR 1 की जो फिगर है उतनी फिगर आपकी GSTR 3B में पे होनी चाहिए, या फिर अगले महीने GSTR 1 आपकी एडिट होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि गलती क्या है, राइट। अदरवाइज आप ध्यान रखना कि सेक्शन 75 को अमेंड करके गवर्नमेंट ये भी बोल चुकी है कि आपका जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, होता वैसे 39 में है, देखा जाए तो अमेंडमेंट खुद में गलत है, लेकिन उन्होंने बोला है कि जो आपने GSTR 1 में डिक्लेयर कर दिया लेकिन पे आपने 39 में अगर कम किया तो ये माना जाएगा कि आपकी सेल्फ डिक्लेयर्ड लाइबिलिटी है वो। और राइट, तो या तो आपकी GSTR 1 फिर अमेंड होनी चाहिए कम पीरियड के, मतलब एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, देखो गवर्नमेंट ने मैक्सिमम टाइम दिया 1 साल का, इसका मतलब ये नहीं कि 1 साल पहले इंतजार करेंगे और उसके बाद अमेंड करना शुरू करेंगे। तुम्हें गलती अभी पता चल गई तो अगले महीने चेंज करो ना उसको, उसके लिए आपको साल भर खत्म करने की क्या ज़रूरत है। और पांचवी और सबसे लास्ट टिप, अपनी सारी रिटर्न्स का, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का और 2A 2B का हमेशा रिकनसाइल करके उसके बाद ही फाइनल रिटर्न फाइल करो। जिन वेंडर्स ने आपके बिल फाइल नहीं किए हैं उनके पेमेंट रोको, उनके एग्रीमेंट के अंदर नोट डालो कि अगर उनके किसी डिफ़ॉल्ट की वजह से आपका क्रेडिट गया तो आप विद इंटरेस्ट उसको उनसे वसूल करेंगे। और उन लोगों को फोर्स करो, अच्छे वेंडर्स के साथ काम करो, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। GST में फिर से ये चीज़ बोल रही हूँ कि बहुत आसान हो चुका है, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। हाँ, अगर किसी ने खुद ही सोच रखा है कि वही आ बैल मुझे मारने वाली चीज़ कि हम तो पूरे इंडिया की टैक्सेशन का जो है सुधार करेंगे, पूरा CGST एक्ट के अंदर जितने लैक्यूना है वो कोर्ट में जाके हमें ठीक कराने हैं, तो फिर एक अलग चीज़ है। अदरवाइज जस्ट फोकस ऑन कंप्लायंस। आपको उसके लिए अपने सिर्फ प्रोसेस स्ट्रीमलाइन करने हैं, कुछ मंथली प्रोसीजर सेट करने हैं अपने बिजनेस के लिए, अकाउंटिंग प्रॉपर करनी है, रिकन्सिलेशन प्रॉपर करने हैं, दैट्स इट। इतना कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस भी नहीं है, इट्स वेरी ईजी नाउ। जितनी चीज़ें वाटर पॉपुलेट हो रही हैं उसके हिसाब से उतना मुश्किल भी नहीं बचा है। तो इसी के साथ मैं आप सब लोगों के लिए दुआएं करती हूँ कि आप लोगों को बेफालतू के किसी नोटिस के पीछे रिप्लाई देने के लिए नहीं पढ़ना पड़े, और आप लोगों का जो कंप्लायंस है वो बिल्कुल सुचारू रूप से चलता रहे, रिटर्न्स अच्छी तरीके से फाइल करें। और इसी के साथ ही वीडियो में क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।